साजिश, विश्वासघात और इच्छा की एक विकृत कहानी। भाग 2। सुबह होते ही जैसे ही उसे होश आया वह उठ गया। उसने रूम की डिम लाइट ऑन की और दराज से सिगरेट निकालकर पीने लगा। उसने उस पर एक नज़र डाली तो वह बेहोश पड़ी हुई थी। उसने उसके निर्वस्त्र निश्चल पड़े देह को देखकर सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा और एकदम सुर में गुनगुनाया, भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणिक राणी, अर्ध्यावरती डाव मोडला अधूरी एक कहानी। गुड्डे गुड़ियों के खेल की राजा और रानी, आधा ही खेल टूटा एक अधूरी कहानी। वह उठा, उसके निर्वस्त्र शरीर पर वहीं पड़ा कंबल फेंका और अलमारी से एक शर्ट पहनकर बाहर आया। चलो, गाड़ी घर की तरफ लो, अक्का मेरी राह देख रही होंगी, उसने बाहर खड़े अपने आदमियों से कहा। बॉस, लेकिन वह अकेली है यहाँ, उसे इस हालत में छोड़कर कैसे जाएंगे? उनमें से एक ने सिर नीचे करके कहा। ठीक है, तो तुम रुको यहाँ, चाहो तो तुम भी बहती नदी में हाथ धो सकते हो। वह उस आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए आंख मारते हुए बोला। ऐसा सुनते ही उसने नजरें नीचे कर लीं और आंखें कस कर बंद कर लीं। उनके धंधे का एक नियम था, वे स्मगलिंग करेंगे, किडनैपिंग करेंगे, खून करेंगे, लेकिन कभी किसी औरत की इज्जत के साथ नहीं खेलेंगे। पर आज पाटिल घराने के पोते ने ही उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा वो नियम तोड़ दिया था। इसलिए तूफान तो आना ही था। क्या हुआ, रुकना है यहाँ? उसने अपनी गर्दन कड़ाकर तोड़ते हुए उस आदमी की ओर देखकर पूछा, तो उसने नकारात्मक सिर हिलाया। गुड, चल फिर गाड़ी निकाल, वह एकदम दबंगई से बोला। तो वह सिर झुकाकर गाड़ी लाने चला गया। तुम यहीं रुकना, उसने दूसरे आदमी से कहा। उसका वह रौद्र रूप देखकर उस आदमी ने डर के मारे घूंट निगला और इच्छा न होते हुए भी हाँ में सिर हिलाया। जब वह लड़की उठेगी तब उसके सवालों का हम क्या जवाब देंगे? इसी सोच से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पहला आदमी गाड़ी लेकर आया तो वह गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वे दोनों वहां से निकलने के बाद उस दूसरे आदमी ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे वह दिन ज्यों का त्यों याद आया जब वह पहली बार इस धंधे में उतरा था। उनके बड़े बॉस ने, यानी सत्यजित के पिताजी ने, उन्हें इस धंधे के नियम समझाए थे। 1. बेवजह किसी को परेशान नहीं करना। 2. जो जानबूझकर हमारे रास्ते में आएगा उसे छोड़ना नहीं। 3. हालात जैसे भी हों, किसी भी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डालना। बॉस, मुझे लगा था कि आप उसे यहां सिर्फ किडनैप करके लाए हैं, पर आपने आज अपने ही धंधे के उसूल तोड़ दिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बॉस, सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक लंबी सांस ली और जेब से मोबाइल निकालकर किसी को फोन लगाया। फोन पर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और वहीं की सीढ़ी पर बैठकर चुपचाप आंसू बहाने लगा, क्योंकि आज उसने अपने ही बॉस के साथ गद्दारी की थी। इधर सत्यजित के घर पर रात गुजर गई थी। फिर भी अक्का साहब की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनके दोनों पोते घर से बाहर थे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कितना भी अर्जेंट काम क्यों न हो, वे अक्का साहब को बिना बताए कहीं नहीं जाते थे। पर आज नियति का चक्र ही जैसे उल्टा घूम गया था। अक्का साहब यानी सत्यजित और शिवराज की दादी, प्यार से वो इन दोनों को सत्या और शिवा कहती थीं। दोनों में उनकी जान बसती थी। दोनों की माँ उनके बचपन में ही गुजर गई थी। तब से अक्का साहब ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, माँ का प्यार दिया था। सत्यजित और शिवा के पिताजी का नाम गंगाधर पाटिल था। उन्हें लकवा हो गया था, इसलिए उनके दोनों पैर बेकार हो गए थे। इसलिए वो एक ही जगह पर रहते थे।
लेकिन फिर भी बैठे बैठे ही उस विशाल साम्राज्य का कारोबार संभालते थे। उनका बड़ा बेटा सत्यजित उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। दोनों भाई स्वभाव से बहुत गुस्सैल थे। कब क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता था। उनका 2 नंबर का धंधा था, स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी, नाइट क्लब, कुछ अवैध निर्माण की इमारतें। यही उनका 2 नंबर का धंधा था। पुलिस को रिश्वत देकर वे उसे कानूनी बनाकर दिखाते थे, इसलिए सब उनसे दब कर रहते थे। ऊपर से दोनों भाई दिखने में राक्षस जैसे ही थे। बलवान शरीर, भारी भरकम छाती, आंखों में आग, मुंह में सिगरेट, एक हाथ में दारू का ग्लास और दूसरे हाथ में बंदूक। यही उनका हमेशा का लुक रहता था। वे बेचैन होकर अपने कमरे में इधर-उधर चक्कर लगा रही थीं। तभी उनका फोन बजा। दोनों में से किसी का फोन होगा, इसलिए उन्होंने हड़बड़ी में उठाया। पर सामने वाले आदमी ने उन्हें जो कुछ बताया, वो सुनकर उनके हाथ से फोन ही गिर गया और शिवा कहकर उन्होंने जोर से रोना शुरू कर दिया। इधर सुबह हुई तो उसे होश आया। उसने एकदम कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं। होश में आते ही उसे कल की वह भयानक रात याद आई, तो वह जोर से चीख कर उठ बैठी। आई कहकर उसने भी जोर से रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक जी भरकर रोने के बाद उसने शरीर पर से कंबल हटाया। अपनी हालत देखकर उसने डरकर दोनों हाथों की आंचल में चेहरा छिपा लिया। आज उसे अपना ही शरीर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने शरीर पर वह गंदा स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था और साथ ही याद आ रहा था एक नाम जो किसी भंवर की तरह उसके कानों में गूंज रहा था, सत्यजित पाटिल। वह नाम याद आते ही उसकी आंखें जैसे आग उगलने लगीं। हाथों की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन साथ ही उसे अपने माँ बाप की याद आई। हम रात भर घर पर नहीं हैं, तो उनकी क्या हालत हुई होगी। इसी सोच से वह कांप उठी। उसने आसपास देखा तो एक कोने में उसके सारे कपड़े जमीन पर पड़े थे। साथ ही रात को टूटा हुआ वह फ्लावर पॉट बिखरी हुई अवस्था में इधर-उधर फैला था। उसी फ्लावर पॉट की तरह आज उसके चरित्र के भी टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। उसने गालों पर बहते आंसू पोंछे और हड़बड़ी में वह कंबल शरीर पर लपेटकर कपड़े लेने के लिए नीचे उतरी। पर जमीन पर पैर रखते ही दर्द की तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। साथ ही पैर में कांच घुसने से पैर भी खून से लथपथ हो गया था। वह वैसी ही दोबारा धम से बेड पर बैठ गई। उसने वह पैर हाथ में लिया और पैर में घुसा हुआ वह कांच झटके से खींच कर निकाल दिया। उस राक्षस को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई क्या? यह सवाल उसका मन उससे पूछ रहा था और पल पल उसका गुस्सा उस पर और भड़क रहा था। कांच निकालने पर फिर से खून आना शुरू हो गया, तो उसने कंबल को उस पर कस कर दबा दिया। जैसे तैसे खुद को संभालकर उसने नीचे पड़े कपड़े उठाए और एक एक करके पहन लिए। वहां के आईने में जब उसने अपना रूप देखा तो उसे खुद से ही घिन आ गई। कल की वह लावण्यवती अप्सरा आज लंका की पार्वती के समान हो गई थी। उसने उसी साड़ी का एक कोना फाड़ा और उस खून से लथपथ पैर पर बांधा। लंगड़ाते लंगड़ाते वह घर के बाहर आई तो सीढ़ी पर एक आदमी दोनों हाथों में सिर छिपाए सोया हुआ था। उसके पैरों में बंधी पायल की आवाज से उसे जाग आ गई। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसे देखते ही वह डर गया और झट से उठकर खड़ा हो गया। मुझे घर जाना है, वह एकदम दृढ़ आवाज में बोली। तो वह तुरंत गाड़ी लाने दौड़ा। वह गाड़ी लेकर आया और बिना कुछ बोले उसने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वह उसमें जाकर बैठ गई। वह ड्राइविंग सीट पर आया। उसने उसे अपने घर का पता बताया तो उसने गाड़ी उसी दिशा में ले ली। मैडम, हमारे बॉस से बहुत बड़ी गलती हुई है। हो सके तो उन्हें माफ़ कर दीजिए।
वह डरते डरते बोला। इस पर वह उपहास से हंसी और बोली, गलती? इसे तुम गलती कहते हो? माफी गलती को दी जाती है, गुनाह को नहीं। जाकर बता दो अपने बॉस को, तुम्हारे इस गंदे कृत्य की सजा ये दुर्वा निम्बाड़कर तुम्हें देकर ही रहेगी। उसकी आवाज में इतनी धार थी कि आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने उसे उसके घर के बाहर छोड़ा और एक पल भी न गवाए गाड़ी चालू करके वह वहां से तेजी से निकल गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी मां ने दौड़कर दरवाजा खोला, पर दरवाजा खोलते ही उन्हें अपनी बेटी का जो रूप दिखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुर्वा, मेरी बेटी, किसने किया यह सब? ऐसा कहते हुए वे उसके गले लगकर जोर से रोने लगीं। पीछे से उसके पिताजी भी आ रहे थे। अपनी बेटी की हालत देखकर वे भी सिर पर हाथ रखकर वहीं धम से नीचे बैठ गए। वह घर के अंदर आई तो उसकी मां ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अभी भी आस पड़ोस के लोग सोए हुए थे, इसलिए अभी तक किसी का उस पर ध्यान नहीं गया था। उन्होंने उसे घर के अंदर लिया और सोफे पर बिठाया। वे दौड़कर किचन में गईं और उसके लिए एक गिलास पानी लाईं। वह नहीं कह रही थी, फिर भी उन्होंने उसे जबरदस्ती पिलाया। उसने दयनीय नजरों से अपने माँ बाप की ओर देखा, पर उन्हें भी अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। उसका आगे का पूरा भविष्य उन्हें किसी अंधेरी रात की तरह दिख रहा था। वह थोड़ी शांत हुई तो उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, बच्ची, कौन था वह राक्षस? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? उसने एक लंबी सांस ली और आंखों में अंगारे लाते हुए बोली, सत्यजित पाटिल। वह नाम सुनते ही उसके माँ बाप ने धक्का लगने जैसा एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उस नाम को कौन नहीं पहचानता था। सब तो उस नाम से डरते थे। दुनिया के लिए वह एक राक्षस था, एक भयानक राक्षस। पाटीलवाड़ा। सुबह के 8 बज गए थे। पाटीलवाड़े में एक भयानक शांति फैली हुई थी, जिसका कारण ये था कि पाटील घराने के सबसे छोटे वारिस शिवराज पाटील का दुर्घटनाग्रस्त निधन हो गया था। अब वो एक दुर्घटना थी या किसी ने अपने फायदे के लिए जानबूझकर उसकी हत्या की थी, ये अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन वो सबको छोड़कर चला गया था, ये सच था। अपने प्यारे पोते के निधन से अक्का साहेब जोर जोर से रो रही थीं। शिवा! वे उसकी भारी भरकम छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थीं। उसके पिताजी गंगाधर पाटील, जिन्हें सब अप्पा साहेब कहते थे, वे भी चुपचाप आंसू बहा रहे थे। वो उनका बहुत लाडला था। संपत, सत्या कहाँ है? फोन लगाओ उसे। शिवा को अग्नि देने का समय हो गया है। अक्का साहेब पल्लू से आंखें पोंछते हुए बोली। लगाया था अक्का, पर वो उठा नहीं रहा है। संपत ने डरते डरते जवाब दिया। ऐसे कैसे नहीं उठा रहा है? अरे, उसका भाई गया है, उसकी चिता को अग्नि वही देगा ना? अक्का साहेब फिर से आंखों पर पल्लू लगाते हुए बोलीं। तभी दरवाजे के बाहर गाड़ी का ब्रेक लगने की आवाज आई। उस आवाज से हॉल में जमा सब लोग दरवाजे की ओर देखने लगे, तो अगले ही पल ठक ठक बूटों की आवाज करते हुए सत्या घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर अक्का साहेब का बचा खुचा हौसला भी टूट गया और उन्होंने, सत्या, अपना शिवा चला गया रे, कहकर फिर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने अपनी अक्का को एक हाथ से पास लिया और अर्थी पर रखे अपने छोटे भाई के निश्चल पड़े देह पर नजर डाली। आंसू का एक बूंद उसकी आंख से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने उसे पोंछ लिया, क्योंकि रोना शायद उसकी सूची में नहीं था। सत्यजित को आते हुए देखकर शिवा के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। राम नाम सत्य है का जाप करते हुए शिवा को शमशान घाट ले जाया गया।
सत्यजित ने अपने हाथों से अपने छोटे भाई की चिता को अग्नि दी, पर उस धधकती आग की लपटें चिल्ला चिल्लाकर जैसे बताना चाह रही थीं, कर्मा हिट्स बैक एंड यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग राइट हियर राइट नाउ। अपने कर्मों की सजा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। वो दोनों जेबों में हाथ डाले निर्विकार नजरों से उस आग की लपटों को देख रहा था। फिलहाल उसके मन में क्या चल रहा था या उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं समझ सकता था। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग घर आ गए। रो रो कर अक्का साहेब भी अब थक गई थीं। थोड़ी देर आराम करने के लिए वे अपने कमरे में आईं। वे बेड पर लेटी ही थीं, तभी उनका मोबाइल बजा। अब किसका फोन आया, इसलिए उन्होंने बगल की टेबल पर रखा अपना चश्मा आंखों पर लगाया और मोबाइल हाथ में लिया। स्क्रीन पर नाम देखकर उनके माथे पर बल आ गए, क्योंकि ये आदमी कोई मजबूत खबर के बिना कभी उन्हें फोन नहीं करता था। हेलो, वे बोलीं। दूसरी ओर से उस आदमी ने खबर दी तो अक्का साहब की आंखों में आग की लपटें भड़क उठीं। उन्होंने हाथ का फोन वैसे ही दीवार पर धम से दे मारा और जोर से चिल्लाईं, सत्या! उनकी आवाज सुनकर 5-6 लोग तुरंत उनके कमरे में दौड़कर आए। सत्या कहाँ है? बुलाओ उसे! अक्का साहब की दृढ़ आवाज आई और उसी आवाज के साथ सत्या ने कमरे में पैर रखा। तुम सब बाहर जाओ। उसने सबको बाहर भेजा और दरवाजे की कुंडी लगा ली। कुंडी लगाकर वह अक्का साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। उन्होंने उसे खा जाऊं या निगल जाऊं वाली नजरों से देखा और सटाक एक जोरदार थप्पड़ उसके कान पर लगा दिया। एक निर्दोष जान की इज्जत पर हाथ डाला है तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाटील के नियम तोड़ने की? अक्का साहिब की आंखें अक्षरशः आग उगल रही थीं। अक्का, मुझे उससे शादी करनी है, उसने गाल पर हाथ रखकर जवाब दिया। तो फिर एक और थप्पड़ उसके कान पर पड़ा। शादी करनी थी तो हमें बताते, एक दिन में हम उसे तैयार कर लेते। पर अब तुम्हारी इस गलती की माफी नहीं। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, और वह सजा यह है कि आज मेरे छोटे पोते के साथ बड़ा पोता भी मर गया, ऐसा मैं समझूंगी। शिवा के 10वें के दिन तुम्हारा भी 10वां मौत का मनाया जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। वे चिल्लाईं तो उसकी आंखों से टपक करके आंसू नीचे गिरे। भाई की मौत पर भी न रोने वाला वह अक्का की इस सजा से जोर जोर से रोने लगा। उसने अक्का के पैर पकड़े और अपने कृत्य की माफी मांगने लगा। पर अक्का साहिब का न्याय यानी एक घाव 2 टुकड़े। स्त्री की इज्जत के साथ खेला गया खेल वह कभी सहन नहीं करती थीं। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाला और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। वह अपने कमरे में आया और उसने सिर कसकर पकड़ लिया। इतनी देर से मन में धधक रही वह आग उसने रूम की सारी चीजें तोड़कर शांत करने की कोशिश की, पर वह आग बुझने के बजाय और भड़क रही थी। हेलो संपत, गाड़ी निकालने को कहो, हमें अभी के अभी दुर्वा निम्बालकर के घर जाना है, उन्होंने फोन पर संपत से कहा। उनका फोन फूटने की वजह से उन्होंने लैंडलाइन से संपत को फोन किया था। अक्का, अरे अपना शिवा अभी अभी तो गया है। जितना कहा है उतना करो, गाड़ी निकालने को कहो, नहीं तो हम पैदल जाएंगे, वे गुस्से से चिल्लाईं। नहीं नहीं, मैं कहता हूं उसे, तुम शांत हो जाओ। संपत भी अक्का का गुस्सा देखकर डर गया था। किसी औरत की इज्जत से खेल नहीं करना चाहिए था सत्या। बहुत बुरा किया तुमने। हमें तुम पर कितना अभिमान था, पर तुमने आज हमसे वह करवा दिया जो करने से पहले हमारी आंखें बंद हो जाती तो भी चलता। वे खुद से ही बोलीं और तेज कदमों से बाहर जाने के लिए निकल पड़ीं। उम्र 70 के पार कर चुकी थीं, पर उनका दबदबा जरा भी कम नहीं हुआ था। उन्हें अपने नियम तोड़े जाना कभी सहन नहीं होता था। आज तो उनके लाडले पोते ने ही उनके नियम तोड़े थे, इसलिए अब उसका प्रायश्चित करने के लिए वे निकल पड़ी थीं। आगे क्या होगा, देखते हैं अगले भाग में। जानने के लिए अगला भाग देखें। अगले भाग के नोटिफिकेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए
धन्यवाद।